हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो फाइनली रिवीजन शुरू कर दिया आपने, तो ठीक है। आज का शेड्यूल फटाफट से जो है वो समझ लो कि आज डे 1, आज हमें जो डेली अकाउंट का पार्ट है उसमें पार्ट 1 के चैप्टर 2 जो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड इलस्ट्रेशन देखने हैं। स्टेटिस्टिक की अगर बात करें तो स्टेटिस्टिक में पार्ट 1 का चैप्टर 1 जो इंडेक्स नंबर है उसमें लेस्पेरिस पेस्चेस फिशर इंडेक्स नंबर की मेथड आज हमें समझनी है। उसमें इलस्ट्रेशन देखना है 12 13 14 15 और उसके साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.3 के 3 4 5 6 हमें सम देखने हैं। अरे बात ध्यान। और इसके अलावा जो रेगुलर दो सब्जेक्ट है उसमें पहला अकाउंट का सब्जेक्ट समझना है जिसमें पार्ट 1 का चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है उसमें सब शॉर्ट इलस्ट्रेशन देखने हैं। जो 1 to 11 तक के इलस्ट्रेशन है वो आज सब हम लोग देखेंगे। और उसके साथ जो है वो एक रेगुलर सब्जेक्ट में गुजराती हिंदी का चैप्टर 1 2 हमें देखना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसका रिवीजन शुरू करते हैं हम। तो जैसे फाइनल अकाउंट का पहला इलस्ट्रेशन हम लोग शुरू करें ना, आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखना। देखो इलस्ट्रेशन कैसे, मैंने देखो एक बात है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वीडियोस होंगे ना वो शॉर्ट और क्विक बनाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा और आप पूरा दिन से वीडियो ही देखते रहोगे। तो इसीलिए इलस्ट्रेशन समझ रहे हैं, ये सब चीजें समझ रहे हैं, पर क्विकली फटाफट से थोड़ा सा। तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, पूरा सम आपको करना है, मैं सम के एडजस्टमेंट और पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहला इलस्ट्रेशन आपका है राम और श्याम का, है ना। राम और श्याम जो है वो दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया हुआ है 6:4 का। हम लोग जैसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं तो पहले एडजस्टमेंट की एंट्री समझ लें, जिनमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 45,000 का है, मार्केट वैल्यू 10% मोर है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको ध्यान है कि मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो तो ज्यादा की वैल्यू हम लिखते ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता हो तो कम करते हैं वैल्यू, बस ज्यादा कभी नहीं करते। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 45,000 ही लिखनी है। कहां पर एंट्री करनी है? तो एक एंट्री हमें करनी है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एडजस्टमेंट है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे और एक एंट्री हम लोग करेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में। बराबर, मैं ऐसे ही एंट्री फटाफट ओरली बताता जा रहा हूँ, आप लोग उसकी एंट्री करते जाओ। फिर उसके बाद दिया हुआ 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्रॉइंग्स 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। कि चलो कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे हमें 5% इंटरेस्ट और ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट। देखो ऊपर कैपिटल और ड्राइंग दिया हुआ है ना। पहले कैपिटल की बात करें तो क्रेडिट में राम और श्याम का कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और 70,000 और उसके 5% अगर करो तो 80,000 के 5% मतलब के 4,000 का इंटरेस्ट देना है और 70,000 के 5% मतलब 3,500 का इंटरेस्ट देना है। कैपिटल इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं? तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे ऊपर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखेंगे हम लोग कैपिटल। लिखते हैं ना ऐसे, अगर यहाँ पे लिखें कि कैपिटल के क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग में लिखते हैं ना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और दोनों का कैपिटल लिखते हैं, राम और श्याम का 80,000 एंड 70,000, और उसी के ही साथ उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं 5% है तो इसका 4,000 का इंटरेस्ट और इसका 3,500 का इंटरेस्ट। बराबर, और ये इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री कहाँ? कैपिटल इंटरेस्ट है, एडजस्टमेंट में है, दूसरी एंट्री तो चाहिए ना। दूसरी एंट्री कहाँ पर, कहाँ पे आती है उसकी? तो एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कहाँ पर? तो उसके डेबिट में। यहाँ क्रेडिट में है तो उसके डेबिट में। और दूसरा ड्राइंग के ऊपर भी 10% इंटरेस्ट गिनना है ना, लिखा हुआ है कि ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट अगर आप देखो तो वही कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ऊपर ड्राइंग्स दी गई है ना दोनों की, कि अगर दोनों की ड्राइंग्स आप लिखो तो एक की 16,000, एक की 18,000 सॉरी, और दूसरे की 16,000, और इस पे 10% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिखते हैं 10% मतलब इसके 1,800 रुपए का इंटरेस्ट और इस पे 1,600 रुपए का इंटरेस्ट। बराबर, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी दूसरी एंट्री हम लोग कहां पर करेंगे? तो दूसरी एंट्री होगी आपकी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। बराबर, यहाँ क्रेडिट में था तो उसका डेबिट में लिखेंगे, यहाँ डेबिट में है तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना ध्यान ये तो। फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट अगर देखें तो दिया हुआ प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन गिनना है, तो अगर मशीन पे 10% गिनना है, ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में कि मशीन ऑफिस की दी गई है 18,250 पर उसके साथ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ऑलरेडी दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हो तो मतलब ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कि पहले ओल्ड डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, उसके बाद न्यू डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है जो 10% हमें काउंट करना है। तो इसकी डेप्रिसिएशन की और एसेट्स की एंट्री, मशीन की एंट्री हम लोग एसेट्स में करते हैं ना,
तो एसेट्स में जाके लिखेंगे, मैं यही लिख रहा हूं कि एसेट्स में जाके लिखेंगे कि पहले हमारी मशीन है 18,250 की, उसमें पहले हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे ओल्ड, जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है। भाई ओल्ड डेप्रिसिएशन हमारा कितना दिया हुआ है 1750 का, तो मतलब टोटल मशीन हो जाएगी हमारी 20,000 की, और उसमें से फिर जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो न्यू डेप्रिसिएशन जो 10% है, मतलब 2000 का डेप्रिसिएशन माइनस, तो बाहर लिखा जाएगा फिर 18,000। एसेट्स में ऐसी काउंटिंग करेंगे ना, और इस काउंटिंग के साथ इस डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री हम लोग पीएनएल अकाउंट में करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पर? तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सिर्फ न्यू डेप्रिसिएशन, ओल्ड तो यहाँ काउंट हो गया, तो सिर्फ न्यू डेप्रिसिएशन 2000 लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में। और फर्नीचर पर भी 5% डेप्रिसिएशन गिनना है। भाई फर्नीचर हमारा दिया हुआ है कितना 8000 है, और उसमें तो कोई दूसरा दिया नहीं हुआ है, बराबर, और तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ठीक है कि भाई फर्नीचर जो है वो 5% डायरेक्ट 8000 के 5% मतलब कि 400 रुपीज का हम लोग डेप्रिसिएशन गिनेंगे। गिनते हैं ना, वो भी एसेट्स में ही लिखेंगे ना कि फर्नीचर 8000 माइनस डेप्रिसिएशन उसका 400, और वही डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री आएगी पीएनएल के डेबिट में। अरे बात ध्यान, तो ये डेप्रिसिएशन भी काउंट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ प्रोवाइड 5% बेड डेब रिजर्व ऑन डेप्टर्स, फिर डेप्टर्स पे 5% रिजर्व गिनना है। तो ऊपर देखो डेप्टर्स कितने दिए हुए हैं 45,000 है, तो 45,000 पे 5% बेड डेब रिजर्व हमें गिनना है ना, ठीक है ना, वो भी हम लोग एसेट्स में ही गिनते हैं ना। एसेट्स में ही लिखोगे आप लोग कि भाई डेप्टर्स जो दिए हुए हैं 45,000 के, और उसके अगर 5% जो है वो बेड डेब रिजर्व गिनो, जो बेड डेब रिजर्व न्यू गिना जाता है ना, न्यू गिना जाता है मतलब जो एडजस्टमेंट का है, और इसके 5% गिनो तो 4500 के हाफ हो जाएंगे ना 2250, बराबर। ये बेड डेप रिजर्व होगा 5% का, और इसका माइनस करके बाहर लिखा जाएगा 42,250। और ये जो बेड डेप रिजर्व है इसकी दूसरी एंट्री करते हैं, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होती है? तो पीएनएल के डेबिट में। अब पता है बेड डेप रिजर्व का हम लोग पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, वो बेड डेप और बेड डेप रिजर्व का ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड करते हैं ना वैसा, तो ठीक है पीएनएल में लिखेंगे हम लोग कि भाई बेड डेप ओल्ड प्लस बेड डेप न्यू प्लस बेड डेप रिजर्व न्यू और माइनस बेड डेप रिजर्व ओल्ड, बराबर। ओल्ड मतलब कहलाता है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और न्यू मतलब कहलाता है कि जो हमारा एडजस्टमेंट में है। तो अगर उसमें देखें बेड डेप ओल्ड, तो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप दिया हुआ है, तो हाँ ट्रायल बैलेंस में बेड डेप है हमारा 400 रुपीज का, तो वो 400। बेड डेप न्यू मतलब जो एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का कोई बेड डेप था? कुछ भी नहीं था, तो एडजस्टमेंट का बेड डेप नहीं है। उसके बाद जो है वो बेड डेप रिजर्व न्यू, तो बेड डेप रिजर्व न्यू हाँ दिया हुआ है 2250, ये आया ना हमारा 2250, और माइनस बेड डेप रिजर्व ओल्ड, तो बेड डेप रिजर्व ओल्ड दिया हुआ है हमारा 700 का, तो वो 700 ओल्ड माइनस, बराबर। तो अब इनका प्लस माइनस करेंगे ना, इनका प्लस माइनस करें कितना 26 में से 7 गया तो 1950 आएगा। ये पीएनएल के डेबिट में बनाएंगे हम लोग पूरा फॉर्मेट, है कि नहीं? बेड डेप का पूरा फॉर्मेट बनेगा ना इसमें, बराबर। तो ठीक है ये भी हुआ। उसके बाद दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी सन्ड्री एक्सपेंस रेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं? तो एक्सपेंस में प्लस करते हैं। कहां पर एंट्री होती है? तो पीएनएल के डेबिट में एंट्री होती है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ ना सैलरी 500, तो पीएनएल के डेबिट में लिख नहीं रहा हूं, नोट कर लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं सैलरी, ऊपर सैलरी हमें दी गई है कि सैलरी की वैल्यू है कितनी 15,000, उसमें प्लस 500 करेंगे, तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा 15,500, और जो 500 आउटस्टैंडिंग है उसको कहां पे लिखते हैं? तो उसको लिखते हैं हम लोग लायबिलिटी में। अरे बात ध्यान। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस है 150 का, तो सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ सन्ड्री एक्सपेंस दिए हुए 1500, उसमें प्लस 150 आउटस्टैंडिंग करेंगे, ये भी पीएनएल के डेबिट में, तीनों वही एंट्री होगी पीएनएल के डेबिट में, और जो 150 आउटस्टैंडिंग है वो 150 की एंट्री लायबिलिटी में करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, कि आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस। और उसके बाद रेंट 150 का है, तो वो रेंट में भी प्लस करेंगे, कि अगर रेंट की बात करें, रेंट और टैक्स दिया हुआ है 5000, उसमें फिर 150 आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। अरे बात ध्यान, ये भी पीएनएल के डेबिट में, और आउटस्टैंडिंग लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बरोबर ना? तो ठीक है ये भी हुआ। और आखिरी में दिया हुआ है कि एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो तो हमने दिया ही ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो काउंट कर ही दिया। ये दिया हुआ है कि लॉस भी हो तो भी देना ही है, हाँ तो ठीक है देना है, हमने दे दिया वो, ये जस्ट इंफॉर्मेशन, इसको कुछ भी नहीं।
तो एडजस्टमेंट क्लियर हुआ है। अब क्या करना है, तो अब जो है वो ट्रायल बैलेंस हमें देखना है। तो ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्ट एंट्रीज करते जाएंगे ना, ड्रॉइंग्स की एंट्री हो गई, डेप्टर्स की हो गई, स्टॉक जो 1/4 दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ पे लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न या ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो या तो सेल्स में से माइनस करो, कोई भी करो, दोनों ठीक है ना। भले अगर माइनस ना करना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो सेल्स रिटर्न। उसके बाद कैश बैलेंस आएगा एसेट्स में, परचेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड वो पीएनएल के डेबिट में आएगा हमारा। बेड डेप यहाँ पे लिख दिया था हमने, मशीन डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, फर्नीचर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में कर लिया हमने, सन्ड्री एक्सपेंस भी हो गया था। लीज होल्ड बिल्डिंग है फॉर 4 years 7,000 की, तो लीज होल्ड बिल्डिंग हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो एसेट्स में लिखेंगे, बराबर, एसेट्स में लिखी जाएगी ना लीज होल्ड बिल्डिंग। और उस पर एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है तो वो एडजस्टमेंट भी काउंट करेंगे। देखो दिया हुआ 4 years है, लीज मतलब हम लोग कहते हैं कि जो रेंट पे लेते हैं कि भाई हाँ भाई 4 साल के लिए ये हमारा हो गया, एडवांस रेंट दे दिया है हमने, बराबर ना, वो लीज की वैल्यू हमने दे दी है। तो 4 साल की है तो उसकी 1 साल की वैल्यू हमें रिटर्न ऑफ करनी पड़ती है ना। बिल्डिंग है लिखते हम लोग एसेट्स में ही है, क्या एसेट्स में लिखेंगे, लीज होल्ड बिल्डिंग के लीज होल्ड बिल्डिंग लिखेंगे 7,000 और उसमें से माइनस करेंगे हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे 1 ईयर का, मतलब 7,000 को डिवाइड बाय 4 अगर करो तो कुछ 1750 आएगा, है ना। वो 1750 हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो बाहर कितनी अमाउंट आ जाएगी, बाहर आएगी 5250 की, 5250 रुपीज, बराबर कि इतनी लीज हमारी बाकी है कि नहीं। 4 years हिडन एडजस्टमेंट दिया हो ना ब्रैकेट में है अगर, तो भाई यहाँ पर लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट्स में लिखेंगे, उसमें से रिटर्न ऑफ करेंगे 1750 की अमाउंट, ये एसेट्स में लिख दिया। और जो ये 1750 रिटर्न ऑफ किया वो इस साल का हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो वो पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा। अरे बात ध्यान, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद गुडविल लिखो, तो गुडविल हम लोग एसेट्स में लिखेंगे, ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, रेंट और टैक्स लिख दिया था, कैरेज इनवर्ड वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। बैंक इंटरेस्ट यहाँ डेबिट में है तो मतलब पीएनएल के डेबिट में ही लिखेंगे कि ये इंटरेस्ट कट हुआ, एक्सपेंस है हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा। सैलरी हमने लिख दिया था, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस देखो यहाँ एडजस्टमेंट में नहीं है तो इसको इंश्योरेंस में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो इंश्योरेंस अलग है, प्रीपेड इंश्योरेंस अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बराबर ना। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्टली जाएगा हमारा कहाँ पर, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग एसेट्स में लिखते हैं, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो कैपिटल है, क्रेडिट साइड पे कैपिटल वो लिख दिया, क्रेडिटर लिखा जाएगा लायबिलिटी में। परचेस रिटर्न या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो परचेस रिटर्न, या तो परचेस में से माइनस करो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। भले आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, ज्यादा बेटर है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे, लायबिलिटी में लिखा जाएगा बैलेंस शीट की। सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बेड डेट रिजर्व लिख दिया था। आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो ये भी आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग से दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट में या कोई काउंटिंग कोई ब्रैकेट हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो आगे वेजेस दिए हुए हैं डेबिट में उसमें से आप माइनस करो, नहीं करना है। होता कुछ मेंशन तो उसमें से करते, ये आउटस्टैंडिंग में वेजेस अगर अलग दिया हुआ है तो अलग से ही एंट्री करेंगे, कोई काउंटिंग नहीं करनी। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस देना बाकी है तो वो कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और उसके बाद गीताज लोन जो 110 से है 15,000 के लिए, बराबर। अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के लिए तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। देखो लोन है तो लोन हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं, तो ठीक है लायबिलिटी में ही लिखो कि गीताज लोन लिखे, कितनी 15,000 की लोन है, और उसके ऊपर प्लस उसका इंटरेस्ट होगा, कि लोन पे इंटरेस्ट होगा कितना, 8% देना है। और 110 मतलब कि भाई हमें कितने मंथ का हुआ, 6 मंथ का हमें देना है। तो इसके 8% अगर गिनो तो 15 8 जा हो जाता है 1200, तो मतलब 1200 पर वो पूरे साल का, अगर हम लोग जो है वो 6 महीने का गिने तो कितना हो गया, 600 रुपए का हो जाएगा फिर, बराबर ना। 4% या 6 महीने का अगर गिने तो 600 रुपए का इंटरेस्ट, बाहर अमाउंट आएगी 15,600 की, बराबर। ये हम लोग कहाँ पे, लायबिलिटी में इसकी एंट्री करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमारा एक्सपेंस है जिसकी एंट्री होगी कहाँ पर, तो पीएनएल के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे बात क्लियर। और उसके बाद है लास्ट में बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल आएगा हमारा कहाँ पर, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी। हो गई ना सब एंट्रीज, एडजस्टमेंट और वो ध्यान में आया।
देखो फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है वो पूरा सम करने बैठो, जहां अटको वहां पर ये देखते जाओ कि यार इसकी एंट्री कहाँ करनी है, और बिना देखे करो, भले इलस्ट्रेशन में पीछे आंसर दिया हुआ है पर बिना देखे खुद ट्राई करो, बहुत अच्छी बात रहेगी। जहां अटको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सुन लो वीडियो, ठीक है। जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया फटाफट से, वैसे ही जो है वो सेकंड इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं हम लोग।